अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। अब हम सीखेंगे हायर ऑर्डर के लिए कि अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर केस हो डेरिवेटिव का या थर्ड ऑर्डर केस हो तो उनको हमने कैसे सॉल्व आउट करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस डेफिनेशन है हमारे पास, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n in the dependent variable y and the independent variable x is of the form x naught of x a naught of x। अच्छा स्टूडेंट्स, a नॉट ऑफ x क्या है? ये एक्चुअल में x का कोई फंक्शन है, ठीक है। जैसे f ऑफ x हमारे पास कोई फंक्शन होते हैं, इसी तरह ये a नॉट ऑफ x, a वन ऑफ x अप टू सो ऑन a n ऑफ x, ये तमाम जो है ये हमारे पास x के फंक्शंस हैं। और डी एन एन जो ऊपर पावर में हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो इस एन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसका डेरिवेटिव है ऑफ nth ऑर्डर। ये n माइनस वन एन हमारे पास ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, और ये सिंपल y लिखा हुआ है, और ये इज इक्वल टू है f ऑफ x सम फंक्शन ऑफ x वेरिएबल। आर फंक्शन नीचे भी बता दिया, वेयर a नॉट ऑफ x, a वन ऑफ x up to so on f of x are functions of the independent variable x only and a naught of x is only identically ज़ीरो। यानी a नॉट ऑफ x जो है ये हमारे पास ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा अगर हमारे पास ऑर्डर n स्पेसिफाइड है। यानी अगर हम इक्वेशन वन को, इसी इक्वेशन वन को ऑफ ऑर्डर n डिफरेंशियल इक्वेशन कहें और इसका ये फंक्शन अगर ज़ीरो हो जाए तो इट्स मीन ये वाली टर्म तो यहाँ से वैनिश हो गई, और अगर ये टर्म यहाँ से वैनिश हो जाएगी तो ये इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n माइनस वन रह जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये a नॉट ऑफ x फंक्शन जो है ये हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब हम इसी फंक्शन को, इसी इक्वेशन को ज़रा एब्रीविएशन में लिख लिया हमने। एक्स डी की पावर में n लिखा हुआ था, उसे सिंपल y और n ब्रैकेट में लिख लिया। शॉर्टर नोटेशन में हमने इनके डेरिवेटिव्स को लिख लिया। बाकी सारी इक्वेशन को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमारे पास टू लिखी हुई है, इसमें a नॉट, a वन अप टू सोन a n जो हैं ये क्या हैं? ये तमाम रियल कांस्टेंट हैं। ऊपर क्या थे? ऊपर ये वेरिएबल्स थे, फंक्शंस थे, नीचे ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। तो कांस्टेंट के लिए अब हमारे पास इससे आगे दो डेफिनेशन चलेंगी। सबसे पहले हम इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे जब डेरिवेटिव के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट होंगे। उसके बाद में हम इन वेरिएबल वाले सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। ये देखें, इक्वेशन नंबर टू को हम यहाँ पर लेकर आए। इन ऑर्डर टू सॉल्व टू वी शैल फर्स्ट कंसिडर द इक्वेशन, यानी हमारे पास जो ये इक्वेशन है टू वाली इक्वेशन, देखें ये कंप्लीट ये ऊपर जैसी इक्वेशन है, सिर्फ ये कांस्टेंट है, इतना सा डिफरेंस है, और यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ रहा है। अब हम यहाँ से डेफिनेशन स्टडी करेंगे इसी से रिलेटेड हमारे पास ये डेफिनेशन है, द कोफिशिएंट ऑफ वाई एन मे बी मेड वन बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए नॉट। यानी वाई एन जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके कोफिशिएंट को वन बनाने के लिए इसी के साथ जो कांस्टेंट है इसे पूरी टर्म्स के साथ डिवाइड कर देंगे तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास वन आ जाएगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन थ्री इज कॉल्ड होमोजीनियस, यानी यही वाली इक्वेशन क्या कहलाएगी? होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर? और जो पीछे इक्वेशन टू हमने पढ़ी है वो होगी हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। और अगर हम किसी भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे होंगे तो फर्स्टली हमें उस नॉन होमोजीनियस को चेंज करना होगा होमोजीनियस इस तरह की इक्वेशन में। सबसे पहले हम नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस इक्वेशन में चेंज करेंगे, उसके बाद में हम उसमें रिलेटेड जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, और इस तरह की इक्वेशन को हम लिखेंगे, नाम इनका एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन।
नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, इफ़ y1 y2 अप टू सो ऑन ym आर m फंक्शंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड c1 c2 अप टू सो ऑन cm आर कांस्टेंट देन द एक्सप्रेशन। अब ये सारा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 अप टू सो ऑन ym। और y1 अप टू सो ऑन ym ये क्या है, ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। नीचे इस पॉइंट पे यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एज इन वेक्टर स्पेसिस द m नॉन ज़ीरो फंक्शंस आर कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंट। ये लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाली डेफिनेशन को स्टडी कर रहे हैं। डिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट c1 c2 अप टू सो ऑन cm एट लीस्ट वन ऑफ विच नॉन ज़ीरो सच दैट, यानी कि जितने भी हमारे पास C1 C2 लिखे हुए हैं इसमें से कोई एक विच एटलीस्ट के एक जो है हमारे पास वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। बाकी सारे चाहे ज़ीरो हो जाएं, और लेकिन कोई एक नंबर जो है C1 या C2 कोई एक कांस्टेंट नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। द फंक्शंस y1 y2 अप टू सो ऑन ym आर कॉल्ड लीनियर इंडिपेंडेंट इफ़। अगर यहाँ से ऊपर वाली डेफिनेशन से हम इसको रिलेट करें, इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल CI's इक्वल टू ज़ीरो, यानी जितने भी C1 C2 अप टू सॉन CM है वो तमाम के तमाम इक्वल टू ज़ीरो हो जाएं। इफ़ दे आर नॉट लीनियर डिपेंडेंट देन दे आर कॉल्ड लीनियर इंडिपेंडेंट। तो जो पहले मैंने आपको डेफिनेशन बोल के बताई है वो डेफिनेशन आप यूज़ करें, ठीक है, वही ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब इस तरह के इक्वेशंस को हम सॉल्व किस किस तरह से करते हैं और इनके सॉल्यूशन क्या क्या आते हैं हमारे पास। एवरी होमोजीनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ n लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। क्लियर, अगर वो nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है तो उसके n ही इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस भी आएंगे। जितने ऑर्डर की वो डेरिवेशन होगी उसमें हायर ऑर्डर की, उतनी ही उसमें उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं हम, उतनी ही उस इक्वेशन में से उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट में, इफ़ y1 अप टू सॉन ym आर n लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ 3 देन एनी लीनियर कम्बिनेशन, ये क्या है हमारे पास, लीनियर कम्बिनेशन है, इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 3 विद कांस्टेंट C1 C2 अप टू सो ऑन CM। ये क्या है हमारे पास, लीनियर कम्बिनेशन है विद कांस्टेंट नंबर C1। क्योंकि देखें यहाँ पे C1 C2 की वैल्यूज़ हमें नहीं पता, सो ये क्या है, जनरल सॉल्यूशंस हैं तमाम। अब ये बात भी आपने याद रखनी है, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन को अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, n ऑर्डर के n सॉल्यूशंस आए, ठीक है, और उन सॉल्यूशन की एडिशन जो होती है वो भी ऑब्वियसली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक और सॉल्यूशन होती है, ठीक है। अब y1 y2 अप टू सॉन yn यहाँ पे इस इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन थे, इनकी एडिशन भी की गई तो ये इज इक्वल टू yc बने, और yc भी अब ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन होगा। लेट yp बी एनी पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ 2 yp डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट, यानी yp ऐसा सॉल्यूशन है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कोई भी कांस्टेंट अननोन नहीं होता, तमाम हमें नॉन होते हैं। yc हमारे पास क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस, yp हमारे पास क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इन दोनों की एडिशन इज इक्वल टू y है, यानी एक और सॉल्यूशन है y, और ये भी हमारे पास हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। yc को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और yp को हम कहते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये आपने नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब इनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे पास इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अब ये देखें डेरिवेटिव केस है, डेरिवेटिव केस है हमारे पास ऑफ ऑर्डर n, साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू ज़ीरो है, यानी ये होमोजीनियस केस है हमारे पास।
आपने सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को जज करना है कि वो इक्वेशन किस तरह की है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करना है। ये क्योंकि हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, तो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं सॉल्यूशन y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल mx। अब इसके अकॉर्डिंगली देखिए, अगर हम ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वाला प्रोसेस, ठीक है, अगर y की वो वैल्यू हो तो देखें y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, m एक्सपोनेंशियल mx। सेकंड डेरिवेटिव ये आ जाएगा, अप टू सॉन nth ऑर्डर तक जाएंगे तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। अब अगर ये वाली वैल्यूज़ जो हमने यहाँ फाइंड की हैं, ये इस इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करें, इस इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ये वाला सब्स्टिट्यूट किया, ये सॉल्यूशन बन गया। अब देखें क्या क्या रिजल्ट कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है सिर्फ एक्सपोनेंशियल mx। उसे दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड करेंगे, वो वहाँ से हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये इक्वेशन बन गई ये वाली, a0 mn प्लस a1 m हैज़ पावर n-1 अप टू सॉन an इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसका मतलब है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, किसी भी इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी नंबर वाली लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब अगर किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैज़ ओनली कांस्टेंट कोफिशिएंट इज कैन बी रिटन एज a0 m हैज़ पावर n अप टू सॉन an, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। ये इसका नाम भी है लिखा हुआ, एक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये है कि उसके रूट्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है जिसमें से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, चाहे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, क्यूबिक इक्वेशन बने, यानी n की वैल्यू 3 हो, 2 हो, लेकिन हमने अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और m का रिजल्ट फाइंड करना है। अब अगर हमारे पास m का रिजल्ट जो है, जो उसकी वैल्यूज़ हैं, वो रियल डिस्टिंक्ट आए, रियल रिपीटेड आए या कम्प्लेक्स आए, तो इनको किस किस वे से हम सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले है केस वन, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि डिफरेंट रूट्स हों और रियल रूट्स हों। तो फिर आपने क्या करना है, m के उस रिज़ल्ट के लिए आपने एक्सपोनेंशियल की पावर्स में हर डिफरेंट नंबर को लिख देना है, कुछ कांस्टेंट उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देने हैं और उन सबको ऐड कर देना है। क्लियर। अगर आपके रूट्स जो हैं वो डिफरेंट और रियल आएंगे तो आपका सॉल्यूशन होगा इस टाइप का। आपने एक्सपोनेंशियल की पावर में अपने रूट्स जो हैं, ये रूट्स हैं, वो इनकी पावर में लिख दिए और साथ में कांस्टेंट नंबर्स मल्टीप्लाई करवा दिए। अब नेक्स्ट केस है रिपीटेड रियल रूट्स हों। अगर वो रूट्स रिपीट हो जाएं, जैसे कोई रूट आ जाए मेरे पास 2 और नेक्स्ट रूट आए 3, फिर रूट आ जाए 3, ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा प्रोसीजर है सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के लिए। डी वाई बाई डी एक्स, अब किसी भी ऑर्डर की ये डेरिवेशन हो तो हम उसे यूं भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसी वजह से यहाँ पे ये जो डी है ना, इसको इसी के इक्वल लेट किया। ये देखिए, अगर डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई लिखा जाए तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, वाई से कैंसिल और बाकी रिजल्ट इज़ इक्वल टू डी। अब इसी डेफिनेशन से ये यहाँ पे हमने पुट किया, ये यहाँ पे हमने पुट किया। जैसे पीछे m में इक्वेशन बनी थी, यहाँ पे d में इक्वेशन बन गई है। ये रिपीटेड रूट्स आ गए हमारे पास, ये देखें, यहाँ से जहाँ से रिपीटेड रूट्स आए हैं वहाँ से मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये सॉल्व होते हुए हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ गए हैं, m1 2 टाइम आया हमारे पास। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये लास्ट में सॉल्यूशन ही करते हैं फाइंड इसका, इस मेथड की तो ज़रूरत नहीं होती।
ये मेथड जो है ये आपको मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो क्वेश्चन के साथ समझा दूंगी, ठीक है। इसको यहाँ से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वरना अभी आप ज़्यादा आपको मुश्किल लगेगा। जब क्वेश्चन समझाऊंगी तो साथ साथ ये स्टेप्स आपको मैं फॉलो करवा लूँगी, तब इजी होगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना भी, क्योंकि कांस्टेंट नंबर्स में बात होती है तो वो समझना इजी होता है। अच्छा, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। जो जो हमारे पास रिपीटेड रूट्स होंगे उनके लिए ये एक फॉर्म आएगी। देखें, M3 MN, ये तमाम डिफरेंट थे, ये तमाम ऐसे ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा के हमने ऐड करवा दिए। और जो हमारे पास M1 में रिज़ल्ट था, देखें उसमें हमने क्या किया है, C1 प्लस C2X, यानी कि सेकंड वाले के साथ x से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, और एक्सपोनेंशियल वही साथ में मल्टीप्लाई हो गई हमारे पास। यानी अगर हमारे पास कुछ कांस्टेंट सेम हैं, लेट्स सपोज एग्जांपल में बात करते हैं हम, जैसे मेरे पास रूट्स हैं m इज़ इक्वल टू, मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएं 1 1 और सेकंड वाली आ जाए 2, तो इसमें सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2X एक्सपोनेंशियल 1 है तो यहाँ 1 1 क्योंकि हम लिखते नहीं हैं एज सच, यही आ जाएगा, प्लस C3 एक्सपोनेंशियल 2x, तो ये आंसर बनेगा हमारे पास। अगर देखें यहाँ पे 3 रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे तो 3 रिपीटेड रूट के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी x, और फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और इसी तरह अगर ज़्यादा रिपीटेड रूट्स आते जाएंगे, जितने रिपीटेड रूट्स आते जाएंगे उनमें इस तरह से इक्वेशन बनती जाएगी, अंदर पॉलिनोमियल भरती जाएगी और बाहर सिर्फ और सिर्फ वही एक्सपोनेंशियल रहेगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट कम्प्लेक्स रूट। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स रूट आ जाए तो क्या करेंगे, Suppose the characteristic equation has the complex number a plus ib, यानी एक रूट हमारे पास ये आ जाए एज अ नॉन रिपीटेड रूट सिंस कोफिशिएंट ऑफ 1 आर रियल, 1 यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स। द कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर a माइनस अयोटा b इज़ आल्सो अ नॉन रिपीटेड रूट, द corresponding पार्ट ऑफ द जनरल सोल्यूशन इज़। अब यहाँ से रूट हमारे पास अवेलेबल है a प्लस अयोटा b, क्लियर। यानी हमारे पास जब भी सॉल्यूशन आएगा कम्प्लेक्स में तो आपको ये क्लियर है कि हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो इजीली आइडेंटिफाई करना इजी होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास रिजल्ट किस तरह से आता है, माइनस बी प्लस माइनस के रूट समथिंग इज डिवाइडेड बाय 2 समथिंग, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कुछ कांस्टेंट नंबर ही आता है अंदर भी। अच्छा, अब यहाँ से देखें, एक रूट आता है प्लस वाला और एक रूट आता है माइनस वाला। तो अब अगर हमारे पास यहाँ से ये दो रिजल्ट्स आ गए हैं, एक a प्लस अयोटा b, दूसरा आ गया a माइनस अयोटा b, तो इनको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। और ये भी हमें बता दिया है कि ये दोनों ही डिफरेंट हैं, तो दोनों डिफरेंट होने के लिए हम ये फार्मूला हमने यूज़ किया। डिफरेंट रियल रूट्स के लिए क्या फार्मूला था, C1 एक्सपोनेंशियल m1x प्लस C2 एक्सपोनेंशियल m2x, क्लियर, यही वाला फार्मूला था। अब यही फार्मूला हम इन कम्प्लेक्स रूट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, m1 की जगह पर a प्लस अयोटा b और m2 की जगह पर a माइनस अयोटा b। अब ये वैल्यूज़ हमने लगाई, एक्सपोनेंशियल ax दोनों में से कॉमन चला जाएगा, ये कॉमन आ गया हमारे पास क्योंकि दोनों में लिखा हुआ था अयोटा b। अब ये फार्मूला आप शायद आपको आता हो, शायद आपने पढ़ा हो, एक्सपोनेंशियल अयोटा थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो अब ये थीटा की जगह पर इनके एंगल पे जाती जाएगी, जो भी थीटा है वो इनके एंगल में चला जाएगा रिजल्ट। अब ये हमने क्या किया, यहाँ पे b और माइनस b इनके फार्मूला में अंदर चला गया, यहाँ पे साइन माइनस b इज़ इक्वल टू आ गया है साइन b ऑफ
नेगेटिव। कॉस में क्योंकि अगर नेगेटिव साइन भी हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए वो कॉस बी ही लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करवाया, कॉस को सेपरेट, साइन को सेपरेट, K1 प्लस K2 को C1 की नोटेशन दे दी, और अयोटा K1 माइनस K2 को C2 की नोटेशन दे दी। ये नीचे बता भी दिया मैंने। तो ये रिज़ल्ट है। अगर हमारे पास कुछ नंबर कम्प्लेक्स में आएंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा हमारे पास। रियल नंबर बाहर चला जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर बन के, और जो इमेजिनरी नंबर होगा जैसे प्लस अयोटा बी और माइनस अयोटा बी है, तो बी कहाँ जाएगा, बी एक दफ़ा साइन के रिज़ल्ट में जाएगा और एक दफ़ा कॉस के रिज़ल्ट में जाएगा। ठीक है, होप कि आपने अंडरस्टैंड की होगी बात। अब नेक्स्ट, अगर कम्प्लेक्स नंबर बी हमारे पास रिपीटेड में आ जाएं, तो रिपीटेड में भी सेम ही वैल्यू आएगी हमारे पास। जितने नंबर्स रिपीट होंगे उतनी ही हमारे पास एक्स के साथ पॉलिनोमियल्स बढ़ती जाएंगी साइन बाहर, और जितनी पॉलिनोमियल साइन के साथ होगी उतनी ही पॉलिनोमियल हमारे पास कॉस में भी आएगी। लेकिन जितने नंबर्स हमारे पास रिपीट होंगे, ये कॉस के साथ आ गया हमारे पास। ठीक है, कांस्टेंट चेंज कर लीजिएगा। कांस्टेंट क्योंकि जो ऊपर हैं ज़रूरी नहीं वही नीचे आएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंट आएंगे साइन और कॉस के लिए। जैसे ऊपर भी देखें, साइन के लिए कांस्टेंट C1 है, कॉस के लिए कांस्टेंट C2 है। तो अगर पॉलिनोमियल भी हम बनाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट इनके चेंज आएंगे। अब नेक्स्ट इनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपने इस मेथड को अच्छे से समझना है, कल हम एक्सरसाइज के हवाले से डिस्कस करेंगे।